बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 पर्सनैलिटी। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, लेकिन चंद एक पॉइंट्स का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। उनके नाम पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में आपके पास फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल्स के। जैसे हम जो है कैसे दिखते हैं, कैसे हमारा ब्रेन वर्किंग करता है, हम हमारी जो पर्सनैलिटी है लोगों को आइडियल लगती है या उसमें कोई लोगों के हिसाब से कोई डिफेक्ट नज़र आता है, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर डिस्कस होती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में साफ ज़रा आपका नर्वस सिस्टम है, आपके ग्लैंड्स हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, इसके ऊपर जो बात होती है वो सारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नॉर्मल वर्क कर रही होती है तो हमारी पर्सनैलिटी हेल्दी होती है, ग्रो करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली उसका असर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी पड़ता है। इंटेलिजेंस। अब देखिए, इंटेलिजेंस, जो इंसान जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस रखता है वो हमारी सोसाइटी में उतना ज़्यादा अकोमोडेट करता है, एडजस्टेबल होता है, सक्सेसफुल होता है। और इंटेलिजेंस के दर्जे जो हैं वो हमें पता है, कुछ ज़हीन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो ये फैक्टर भी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज करता है। इसी तरह आपके पास सेक्स फैक्टर है, जैसे मेल और फीमेल है। किसी भी सोसाइटी में रहते हुए मेल का और तरह से पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होती है और फीमेल की और तरह से होती है। जैसे मेल ज़्यादा बोल्ड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फीमेल ज़्यादा क्वाइट होती हैं और शाय होती हैं। इस तरह की तबीयत हमारी सोसाइटी में फीमेल और मेल के डिफरेंस के हवाले से पाई जाती है। इसी तरह नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है जैसे हमारा जो ब्रेन है उसकी वर्किंग है, स्पाइनल कार्ड के साथ उसका लिंक होता है, सारी बॉडी की कम्युनिकेशन है। जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा उतनी हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी। जितना इसमें डिफेक्ट होंगे साफ ज़ाहिर है उसका असर भी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ेगा। फिजिकल इन्वायरमेंट। जितना फिजिकल इन्वायरमेंट हेल्दी होता है, फ्रूटफुल होता है, फ़ायदेमंद होता है, उतनी पर्सनैलिटी अच्छा होती है, उतनी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो जितना हम फिजिकल इन्वायरमेंट किसी इंडिविजुअल्स को, किसी बच्चे को हेल्दी प्रोवाइड करेंगे, साफ ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी उतनी बेहतर डेवलप होगी। इसी तरह सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट हमारा जो लोगों के साथ रहन सहन है वो जितना है आपके पास बेहतर होगा, हेल्दी होगा। जैसे बच्चा अपने घर में वक्त गुजारता है, अपने स्कूल में गुजारता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ गुजारता है, उनके साथ गुजारा हुए वक्त के बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरात होते हैं और बच्चे की शख्सियत उसी तरह से डेवलप हो रही होती है। फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली, एक बच्चा घर का माहौल जिस तरह का होता है, क्योंकि घर से ही बच्चे की तरबियत शुरू होती है, वहीं से बच्चा बोलना सीखता है, आप इंटरेक्शन सीखता है, रिश्ते सीखता है। तो घर का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो बच्चे की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एरियाज ज़्यादा ग्रो करते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो साफ ज़ाहिर है वो भी बच्चे की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर जैसे आप देखें ना, हमारा सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, जिस जिस तरह के कल्चर के लोग हैं आप एक नज़र में देख के पहचान सकते हैं, ये बलोची हैं, ये सिंधी हैं, ये पंजाबी हैं, ये पख्तून भाई हैं, उनके गेटअप से ही, क्योंकि उनका कल्चर उनकी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर इतना असरअंदाज होता है कि एक नज़र में आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये किस कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं। स्कूल इन्वायरमेंट। जैसे घर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, इसी तरह स्कूल भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि बच्चा तो 10-12 साल जो है वो स्कूल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो अपने पीयर ग्रुप, असातिज़ा के साथ रहते हुए बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समझता है, जो उसके जहन में बातें मिथ होती हैं वो नेगेट करता है। और बहुत उसकी लाइफ की लर्निंग में स्कूल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट अदा करता है और उसी तरह से उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारे इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिव्स, ये सारे जो हैं हमारी शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जितने ये हेल्दी होंगे, प्रोएक्टिव होंगे, उतनी पर्सनैलिटी बेहतर ग्रो करेगी। ये तो ये 10-11 पॉइंट्स थे जो मैं थोड़े थोड़े आपके साथ जस्ट शेयर किए कि आपको पता चल सके कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। इसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में हमने कहा कि ये दो पार्ट इसके अंदर आते हैं, फिजिकल और आपके पास साइकोलॉजिकल, और उसी के बेस के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स इज एन अफेक्टिव फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ हिज पर्सनैलिटी।
कि हमारी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जैसी भी होती है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहता है कि देयर कैन बी 3 बॉडीली टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, 3 तरह की बॉडीली पर्सनैलिटी होती है, जैसे शॉर्ट एंड स्टाउट है, छोटा और मजबूत जिस्म का मालिक होना, टॉल एंड थिन, पतला होना, मस्कुलर एंड वेल प्रोपोर्शनड होना। तो इन तीनों तरह की बॉडीज में जो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी लोगों को देखने में दिखाई देती है वो तीसरे पॉइंट वाली है, मस्कुलर एंड वेल प्रोपोर्शनड। जो पर्सनैलिटी आपके पास लुक होगी किसी भी इंडिविजुअल्स की, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी एज कंपेयर टू अदर। तो इसी तरह से आपके पास हमारी है, जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है, फिजिकल डिफेक्ट है, यानी हमारी बॉडी के कुछ नकाइस हैं, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हैं सही सही हैं तो वो भी हमारी बॉडी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर असरदार होती हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कोई नक्स है, तो साफ ज़ाहिर उसका भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने जैसे पढ़ा कि ग्लैंड्स आपके पास आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम आ जाता है और ब्लड। नर्वस सिस्टम जैसे आपके हैं ब्रेन की जो वर्किंग है उसके हवाले से आप समझते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है। और दूसरा आपके पास जो लिक्विड या फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। और तीसरा आपके पास ब्लड होता है। ब्लड के बारे में तो आप सारे अवेयर्ड हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलर होता है और इसकी सर्कुलेशन से हमारी ज़िंदगी चलती है और दिल हमारा पंपिंग करता है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक इसके जो है पंपिंग के जरिए जो है हमारी ज़िंदगी हरकत में रहती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी ने वर्किंग करनी होती है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स ने वर्किंग करनी होती है। उन ऑर्गन की वर्किंग के लिए जो फ्लूइड इस्तेमाल होता है वो आपके पास ग्लैंड्स कहलाता है। तो ग्लैंड्स का कंसेप्ट समझ लें। ग्लैंड्स आपके पास क्या होता है, दैट मेक्स 1 और मोर सब्सटेंस। तो ग्लैंड्स का काम यही है कि वो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। और एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में क्या चीजें आ जाती हैं जो मशहूर आप लोगों के सुने हुए नाम है, जैसे हार्मोन्स हैं, टेयर आंसू हैं, सेलेवा है, मिल्क है, ये सारे हमारे ह्यूमन की बॉडी में जो चीजें बनती हैं वो ग्लैंड्स की वजह से बनती हैं या ये ग्लैंड्स ही कहलाते हैं। आपके पास दीज फैक्टर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ आवर पर्सनैलिटीज, और ये फैक्टर्स बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं या अफेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल जैसे आपको पता है एड्रीनल गुर्दा है, इसका मीनिंग है गुर्दे में ये ग्लैंड पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसी तरह के और भी इसके फंक्शन होते हैं। इसी तरह आपके पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ये नेक में आपके पास पाया जाता है, ये मेटाबॉलिज्म की डेवलपमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास ये दिमाग के हिस्से में पाया जाता है और इसका काम जो है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है। और उसके साथ साथ फर्टिलिटी, ये जो आपके पास सेक्सुअली आपके पास रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस होता है, उससे फिर हमारी नई नस्ल आती है और ये सारा जो प्रोसेस है इसे फर्टिलिटी का प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लिंक करता है। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन बेसिकली एक मेजर ग्लैंड है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड आ जाते हैं। ये सारे जो पीछे हमने ग्लैंड पढ़े हैं ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल, आप इवन के हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इवन के आपके पास मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं, आपके पास ये सारे के सारे एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। इसका काम भी यही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और फर्टिलिटी को कंट्रोल करना। इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस आपके पास मेनली कहाँ से आती है, हेरिडिटी से आती है, लेकिन इन्वायरमेंट भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। पर्सन हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कैन मेक बेटर एडजस्टमेंट इन होम, स्कूल एंड सोसाइटी देन दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट। है तो ख्याल यही है कि जो इंसान जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसकी एडजस्टमेंट चाहे घर हो, स्कूल हो, सोसाइटी हो, एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो कम इंटेलिजेंट है उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। सेक्स डिफरेंट, सेक्स में मेल और फीमेल आ जाता है। तो आपके पास देखें हमारी सोसाइटी में मेल की पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन और तरह से है, फीमेल की और तरह से है। क्या हम यही समझते हैं कि मेल स्ट्रॉन्गर होते हैं और फीमेल नाजुक तबीयत की होते हैं। सेक्स डिफरेंस प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। बॉयज आर जनरली अग्रेसिव एंड विगोरियस। आपके पास बॉयज एग्रेसिव और विगोरियस होते हैं
विगोर इसका मतलब स्ट्रांग होना, और असर्टिव होते हैं, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले होते हैं, और ये एडवेंचर को पसंद करते हैं। इसके मुकाबले में गर्ल्स क्वाइटर होती हैं एंड मोर इंजर्ड बाय पर्सनल इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, और ये ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाती हैं पर्सनल इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से। नर्वस सिस्टम को जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का जो है नेचर ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। जितना हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर होता है, मैसेजिंग हमारी बॉडी को दिमाग से बेहतर जा रही होती है, उतनी हमारी पर्सनैलिटी भरपूर होती है, कंट्रीब्यूट करती है, माशरे में अच्छी रिफ्लेक्शन शो करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट होता है, तो साफ ज़ाहिर है उसके असरात फिर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी होते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट साफ ज़ाहिर है कि आपका जहाँ पे एक इंडिविजुअल रहता है उसका जो रहन सहन है, उसका जो मौसम है, उसका जो क्लाइमेट है, उसकी जो कंडीशन है, वो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इट इंक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया और कंट्री ऑन मैन एंड हिज लिविंग। तो साफ ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ मुल्कों में हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह के क्लाइमेट होते हैं, तो उसी तरह से उनकी शख्सियत के ऊपर उस मौसमों का असर भी आपको दिखाई देता है। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल मतलब सोसाइटी है कि एक इंसान बेसिकली सोशल एनिमल है, तो लोगों के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरनी है। जिस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए लोगों के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, उसी तरह की उसकी शख्सियत डेवलप होती है। द चाइल्ड हैज़ हिज बर्थ इन द सोसाइटी, ही लर्न्स एंड लिव देयर, वो वहीं पर रहता भी है और वहीं से सीखता भी है। हैंस द सोशल इन्वायरमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट से इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फैमिली इन्वायरमेंट, साफ ज़ाहिर फैमिली में जब बच्चा आँख ही अपने घर में खोलता है, वहाँ उसकी माँ होती है, बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, अजीज़ व कारब होते हैं, चचा मामियाँ फूफियाँ होती हैं, तो एक जो इन्वायरमेंट होता है उनका, वो सारा बच्चे की शख्सियत के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखो, जिस घर में मार धाड़ होगी, जिस घर में शाउट वाला इन्वायरमेंट होगा, तो वो बच्चे की लैंग्वेज में भी और उसकी पर्सनैलिटी में भी वही चीज़ें आएंगी। तशद्दुद वाली तबीयत होगी तो तशद्दुद वाला माहौल मिलेगा, तो तशद्दुद वाली तबीयत भी बच्चे के अंदर दिखाई देगी। लेकिन अगर घर का माहौल पोलाइट होगा, बेहतर होगा, फ्रेंडली होगा, सपोर्टिव होगा, तो बच्चे की शख्सियत के अंदर भी उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इंटर होती जाएंगी। फैमिली इज़ द क्रेडल ऑफ ऑल सोशल वर्च्यू। क्रेडल क्या होता है? मरकज़ होना, झूला होना। आपके पास बेसिकली फैमिली जो है वो तमाम बच्चे की जो सारी जो एक्टिविटीज़ का जो मरकज़ है, महवर है, जिससे बच्चे ने अपनी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, वो उसके घर ही है या उसकी फैमिली है। द फर्स्ट इन्वायरमेंट द चाइल्ड मूव इन, ये वो पहला इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चा अपनी आंख खोलता है या मूव होता है इन हिज होम। हियर द चाइल्ड कम्स इन कंटेक्ट विद द पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर इन हिज लाइक्स, डिसलाइक्स, स्टीरियोटाइप्स अबाउट पीपल। अब बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारेगा, है, तो वहाँ पे बच्चे की लाइक्स भी होंगी, डिसलाइक्स भी होंगी, और कुछ है स्टीरियोटाइप, कुछ दकियानूसी ख्यालात भी बच्चे के जहन में ऐड होते जाएंगे जो बड़ों से सुनेगा। कुछ एक्सपेक्टेंसीज भी होंगी, और है सिक्योरिटी के हवाले से, रिस्पॉन्सेज के हवाले से, और एक्सपेक्टेंसीज ऑफ सिक्योरिटी एंड इमोशनल रिस्पॉन्स आर अर्ली चाइल्डहुड। द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिसीव्ड फ्रॉम द फैमिली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि शुरू की जो ट्रेनिंग है अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर, मैंने जैसे पहले भी बहुत बात की हुई है, और शुरू के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो बच्चा अपनी फैमिली से रिसीव कर रहा होता है, वो बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहे होते हैं। बिसाइड दीज इकोनॉमिक फैक्टर, इसी तरह जो फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली एंड टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स आल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज, वैल्यूज, ये भी साफ ज़ाहिर बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। द कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? रेफर्स टू सर्टन cultural traditions, ideas and values which are accepted in a particular society. All these factors leave a permanent impression on the child personality. यही से उसके ख्यालात बनते हैं ना, इस तरह का कल्चर होता है। उसके कल्चर में जो ठीक होता है उसका जहन उसके हवाले से ठीक बन जाता है, जो चीज़ें ठीक नहीं होती उसका जहन उसके हवाले से गलत बन जाता है। स्कूल इन्वायरमेंट, जो जिस तरह से बच्चे ने घर में वक्त गुजारना है, इसी तरह स्कूल में भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त गुजारता है। तो साफ ज़ाहिर स्कूल में फिर बच्चा कॉपी करता है, मॉडलिंग करता है अपनी पर्सनैलिटी के वाला, अपनी बॉडी को, अपनी शख्सियत को उस स्कूल में रहते हुए कुछ लोगों को, टीचर्स को, बच्चों को आइडियलाइज करते हुए अपने आप को उसके मुताबिक ढालता है। स्कूल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड
child because a significant part of the child life is spent in school between the age of 6 and 20 years. In the school the teacher substitute the parent. स्कूल में टीचर पेरेंट का सब्सिट्यूट होता है. द स्कूल पोज न्यू प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. स्कूल में बच्चा नए नए प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ जाता है. न्यू टैबोज टू बी एक्सेप्टेड इन द सुपर ईगो एंड न्यू मॉडल्स फॉर द इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. टैबोज वो जो चीज़ें जो मजहबी तौर पर या इस तरह से जो ज़हनी तौर पर आपको ज़हन में डाल चुकी होती है कि वो मना है और वो आप नहीं कर सकते मॉरलिटी के हवाले से, तो स्कूल में जाके सुपर ईगो मॉरल कैरेक्टर में ये चीज़ आ जाती है. जब सुपर ईगो की बात करते हैं तो मॉरली बच्चा अपने ऊपर वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है खुद से. तो स्कूल में जाके वो रिफाइन होता है और रिफाइन होने के बाद वहाँ पे सही तरीके से वहाँ पे जो उसके ख्यालात और आइडियाज़ बनते हैं उसके मुताबिक फिर सुपर ईगो अपनी डेवलप करता है और फिर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाता है. इमिटेशन यानी वो नकल करके चीज़ें सीखता है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है. ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट देयर शेयर इन मॉडलिंग पर्सनैलिटी. और इस तरह ये सारे एक दूसरे के साथ मॉडलिंग शेयर करते हैं और पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या मोटिव्स आ जाते हैं, इंटरेस्ट आ जाते हैं, एटीट्यूड्स हैं, अब हमारी विल, करेक्टर, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, इंटेलिजेंस, जो कुछ भी साइकोलॉजिकल है आपके पास से लिंक्ड आता है वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा. द एबिलिटीज टू परसीव, टू ऑब्जर्व, टू इमेजिन एंड टू रीजन फैक्टर डिटरमाइन आवर रिएक्शन इन वेरियस सिचुएशन एंड दस अफेक्ट आवर पर्सनैलिटी. ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये हमारे सारे साइकोलॉजिकल से रिलेटेड होती हैं. जैसे हमने शुरू में पढ़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरा फिजिकल है आपके पास. तो ये आपके पास ये सारी चीज़ें जो थॉट प्रोसेस के ज़रिए प्रोसेस हो रही होती हैं वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं और ये सारी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं. An individual with considerable amount of willpower will be able to make decision more quickly than others. जिसकी विल पावर अच्छी होती है साफ ज़ाहिर है वो ज़्यादा जल्दी डिसीजन करता है. जिसकी विल पावर कमज़ोर होती है उसका डिसीजन करने में भी देर लगती है. अब चंद एक और भी आपके पास हेडिंग्स हैं जिनके जरिए हम पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को समझते हैं. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इन एडिशन टू अबव देयर आर मैनी अदर सोशल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड व्हिच आर फॉलो. जैसे लैंग्वेज है, सोशल रोल है, सेल्फ कंसेप्ट है. देखिए आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं उसी तरह से आप उसी जो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है सबसे पहले आप वो सीखते हैं, फिर उसकी जो कल्चरल लैंग्वेज है या उसकी नेशनल लैंग्वेज है वो आप सीखते हैं. सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, फिर उस लैंग्वेज के साथ उसके असरात भी आपकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं. ह्यूमन बीइंग हैव अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज. कि इंसान की यही एक खसूसियत है बाकियों से कि इसके पास अल्लाह ने लैंग्वेज ज़बान दी है, लैंग्वेज दी है. लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हीकल का किरदार अदा करती है किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में. कल्चर ऑफ रेस, ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो कुछ भी पहुंचाना होता है वो लैंग्वेज के जरिए ही ट्रांसमिट होता है. द चाइल्ड पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू लैंग्वेज विद अदर मेंबर इज एनवायरनमेंट. बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो लैंग्वेज की आपके पास कम्युनिकेशन के जरिए जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन के जरिए, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन बच्चे को होना लैंग्वेज के जरिए, और जितना ज्यादा लैंग्वेज बेहतर होगी उतना बच्चे का लोगों के साथ हेल्दी इंटरेक्शन होगा. जितना हेल्दी इंटरेक्शन होगा उतनी बच्चे की पर्सनैलिटी ज्यादा बेहतर होगी, ग्रूम होगी. और अगर कम्युनिकेशन में इशू होता है तो साफ ज़ाहिर उसके असरात पर्सनैलिटी के ऊपर भी पड़ते हैं. जैसे हमारे यहाँ देखो ना, हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है लेकिन जब हम में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही होती है तो वो लोग जो बहुत अच्छा भी बोलने वाले होते हैं लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से वहाँ पे अपने आप को बैक फुट पे कर लेते हैं और वहाँ अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते, शायद ऐसा अपनी तबीयत के अंदर ले आते हैं. सोशल रोल. सोशल में देखें हमारा एक इंडिविजुअल जब हम पैदा होते हैं तो हम बच्चे होते हैं, बेटी हो गया, बेटा हो गया, भाई होते हैं, बाप होते हैं, फिर शोहर हो गए, बीवी होगी, ये मुख्तलिफ रिश्ते हैं. प्रोफेशनल आपके पास है, ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं. तो आपका एक सोशल एक आइडेंटिटी बन जाती है. उसी के हिसाब से आपकी फिर क्या होती है, एक पहचान बनती है. पहचान के साथ साथ आपका फिर वही रोल होता है, उसी रोल से फिर आप पहचाने जाते हैं. चाइल्ड हैज टू प्ले सेवरल रोल लाइक सन, ब्रदर, ऑफिसर्स, हस्बैंड, फादर्स, etc. थ्रू आउट हिज लाइफ प्रोसेस
process by which the cooperative behavior and communication among society member and facilitator। और इसी के हवाले से हम लोगों के साथ कॉपरेट भी करते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट क्या है जी? एक इंडिविजुअल का जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है उसका एक जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में एक राय बन जाती है। वो राय पॉजिटिव भी बनती है और पॉजिटिव नहीं भी बनती। अगर उसको माहौल बहुत हेल्दी और अच्छा मिलता है, एनर्जेटिक मिलता है, तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी जो जो शख्सियत है या उसका सेल्फ कंसेप्ट है वो हेल्दी और पॉजिटिव बन जाता है। अगर उसे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलता, साफ ज़ाहिर उसके सेल्फ कंसेप्ट के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिविज्म जो है आ जाता है। सेल्फ कंसेप्ट इन्फ्लुएंस आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दो तरह से होती है। इफ अदर पीपल होल्ड हाई पॉजिटिव एडजेक्टिव इनहांस आवर सेल्फ एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हम दूसरे लोग हमें हौसला अफजा करने वाले हों, तो हम हौसला अफजाई करने वाले होंगे तो हमारा सेल्फ जो है वो इन्हांस होगा, बढ़ेगा, फले फूलेगा। लेकिन अगर वो जो दूसरे लोग हम हैं आपके पास जो जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, क्रिएट फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस टू सेल्फ डिफेंस और विथड्रॉ फ्रॉम सोशल सिचुएशन, तो फिर साफ ज़ाहिर है उस तरह की सिचुएशन में हमारा सेल्फ इन्हांस नहीं होगा, बल्कि उस तरह की सिचुएशन से हम विदड्रॉ करेंगे, क्विट करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिफेंस वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन, साफ ज़ाहिर है कि जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आपकी एक पहचान बनती है, पहचान हर इंसान को चाहिए होती है, उसी से उसके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच वी ट्राई टू इमिटेट द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर मॉडल। कि हमारे ज़हन में एक मॉडल होता है, उसके मुताबिक हम अपने जो आपके पास सोचते हैं, इमिटेट करते हैं अपनी फिजिकल, सोशल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके मुताबिक ही हम चाह रहे होते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन या हमारी पहचान बने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद अदर्स, और इसी से जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो दूसरों के साथ बनता है। जितनी बेहतर आइडेंटिफिकेशन होगी उतना अच्छा रिलेशनशिप आप दूसरों के साथ बना पाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन भी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जितने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं उतनी शख्सियत आपकी ज्यादा ग्रो करती है। इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंट मीन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सोशल पर्सनैलिटी। आपके पास जितनी अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा उतनी आपकी जो सोशल पर्सनैलिटी ज्यादा डेवलप होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अट्रैक्शन, अब उसमें सोशल पर्सनैलिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं? जैसे अट्रैक्शन टूवर्ड अदर, जितने हम अच्छे होते हैं तो उतने लोग हमसे ज्यादा मुतासर होते हैं। कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप उतना ज्यादा क्लियर होता है। लव है, साफ ज़ाहिर है ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड में आता है, तो हमें कुछ रिलेशन में लव की जरूरत होती है। सिंपैथी, एम्पैथी एंड आल्सो आइसोलेशन विच इज नेगेटिव ओरिएंटेशन, और अगर हम ये सारी चीजें नहीं होती तो अगर नेगेटिव ओरिएंटेशन होगी, इन सारी चीजों का उलट होगा, तो फिर हमारी शख्सियत में आइसोलेशन आ जाएगी, हम अलग थलग होने लग जाएंगे। एम्पैथी हमदर्दी के मीनिंग्स के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।